तो जब आप वेबसाइट की ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे होंगे उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो आपने रिसर्च किए थे, साथ ही आपने पैरेलल में अपनी लिंक बिल्डिंग का प्लान भी बनाना है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप प्रोसेस को किसी भी तरह से फ़ॉलो कर सकते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप वाइज़ होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें स्टेप वाइज़ होना ज़रूरी नहीं भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन 1 पेज की कर रहे हैं, तो आप 4 पेजेज़ की भी कर सकते हैं। अगर 4 लोग बैठ के एसईओ कर रहे हैं, तो वो हर बंदा 4-4 की करके पैरेलल में काफ़ी पेजेज़ एडजस्ट कर सकता है। आप साथ ये भी कर सकते हैं कि जब आप एक पेज की ऑन ऑन पेज कर रहे हैं, आप साथ ही दूसरे बंदे को लगा दें कि इसकी लिंक बिल्डिंग भी शुरू कर दो, ताकि वो उन कीवर्ड्स को पकड़े और वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढे कि कहाँ पर गेस्ट ब्लॉग या कहाँ पर सोशल मीडिया वेबसाइट या कहाँ पर कोरा के ऊपर जाकर किस तरह से वो आपने जो है वो लिंक बिल्ड करने हैं। तो कुछ चीज़ें पैरेलल में साथ चल सकती हैं, लेकिन टेक्निकली मैं देखूँगा कि पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन होना ज़रूरी है, अगर आपने ऑफ पेज करनी है तो। ऑफ पेज करने से पहले ऑन पेज से ज़रा बरी हो जाएँ, या अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है और आपको लगता है कि ये ऑन पेज तो काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, इतने पेजेज़ हैं कि हज़ारों की तादाद में पेजेज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको कुछ महीनों का वक़्त दरकार होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कुछ महीने वेट करेंगे और वो पहले काम ख़त्म करेंगे, फिर आप ऑफ पेज करेंगे। सो याद रखें वही फ़ॉर्मूला कि आपने मेन पेजेज़ ऑप्टिमाइज़ करने हैं। सो आपके मेन पेजेज़ अगर 20, 30, 40 या 50 तक ही होंगे, इसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं सिवाय अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है उसके अलावा एक्चुअल जो मेन वेबसाइट हैं, जो आम बिज़नेस वेबसाइट्स हैं, उनमें 10, 15, 20 पेजेज़ ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ से पैसे जनरेट होने होते हैं। ई-कॉमर्स में थोड़ा डिफरेंट केस होता है। ई-कॉमर्स में हर प्रोडक्ट ही चूँकि बेचने के काबिल होती है, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को पहले ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये बिज़नेस को पता होता है या बिज़नेस ओनर को पता होता है कि उसकी कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। वो टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकालें, उनको पहले ऑप्टिमाइज़ करें, फिर नेक्स्ट टॉप 10 को या टॉप 20 को करते-करते आप कम से कम टॉप 100 प्रोडक्ट्स कर लें और उसके बाद उनकी लिंक बिल्डिंग शुरू कर दें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी ऑन पेज पहले हो जाएगी। ऑन पेज होने से ये फ़ायदा होता है कि गूगल जब आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपको ऑन पेज का क्रेडिट देता है। आपकी रैंकिंग्स जो हैं वो आपकी जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो बेहतर होती है। जब आप ऑन पेज कर लें, आप उसको साथ-साथ ऑफ पेज भी शुरू करवा दें। ऑफ पेज में लिंक बिल्डिंग प्लान होता है, और लिंक बिल्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिंक्स लेने हैं आपने किसी भी तरह से। मैंने आपको काफ़ी टेक्निक्स भी बताई थी, किस तरह से आप लिंक्स ले सकते हैं। एथिकल रहना है, क्योंकि मसला ये है कि गूगल अगर आपको पेनलाइज़ करेगा, तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट बिल्कुल बैन हो जाएगी गूगल से, और आपने एथिकल रहकर अपनी लिंक बिल्डिंग करनी है। तो लिंक बिल्डिंग में क्या हो सकता है मेनली, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप कोरा पे कोई अगर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड आपसे कोई सवाल कर रहा है या किसी से भी कोई सवाल कर रहा है, आप उस पे जवाब देकर एक अच्छी उसको वैल्यू ऐड करके अपना लिंक वहाँ पे छोड़ सकते हैं। आप किसी फ्रेंड से या फैमिली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके बारे में रिव्यू लिखें। आप जो है पीआर कैंपेन्स कर सकते हैं। आप जो है फ़ोरम्स में डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं ब्लॉग्स के ऊपर जाके या डिफरेंट जगहों पे जाके। तो लिंक बिल्डिंग जिस तरह से भी आप कर सकें, जैसे-जैसे आप लिंक्स ले सकें आप लें। एक शर्त है कि आपने एथिकल रहना है। एथिकल लिंक्स होंगे तो गूगल आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। अनएथिकल होंगे, आज बच जाएँगे, कल बच जाएँगे, परसों गूगल आपको फिर भी पकड़ ही लेगा। वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करता है, और ज़्यादातर लोग जो हैं ज़्यादा देर तक उससे बचे नहीं रहते हैं। तो जिस दिन उसके एल्गोरिदम ने पकड़ लिया आपको, उस दिन आपके साथ मसला हो सकता है। और स्पेशली अगर आप अपनी वेबसाइट कर रहे हैं, तो लोग केयरलेस होते हैं अपनी वेबसाइट को लेके, क्योंकि अगर डाउन होगी तो किसी को जवाब नहीं देना, खुद की गलती है, खुद हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको कोई क्लाइंट पैसे दे रहा है, और अगर आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से वो प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, और आपने अगर ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसकी वेबसाइट बैन हो गई है, वो ना सिर्फ आपको रिव्यू गंदा करेगा, आपकी प्रोफाइल गंदी करेगा, बल्कि आपके हाथ से वो पैसे जो आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, और आपकी प्रोफाइल गंदी होने से बाकी जो काम आपको नया मिलना था वो भी ख़राब हो जाएगा। सो आपने वो कीवर्ड सर्च करनी है, उसके बाद आपने वो अपनी ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, पेजेस को कीवर्ड असाइन करने हैं, उसके बाद आपने उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर लिंक बनाना है। तो स्टेप्स वाइज़ अगर आप देखें, तो ये स्टेप एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और ये कंटिन्यूअस स्टेप है। तो एक और चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि सारे स्टेप्स ज़रूरी नहीं कि जो स्टार्ट होगा वो ख़त्म भी हो जाएगा, या एक स्टेप ख़त्म होगा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। पैरेलल में चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन लॉजिकली मेरे ख़्याल में ये स्टेप जो है तब भी सेंस बनेगी जब आप ऑन पेज कर लेंगे, फिर ही आप लिंक बिल्डिंग के ऊपर आएँगे। अब जब हमने कीवर्ड रिसर्च के बाद, ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद, लिंक बिल्डिंग के बाद सब चीज़ें कर लीं, तो एसईओ टेक्निकली यहाँ पर लोग समझते हैं कि ख़त्म हो जाती है। लिंक बिल्डिंग भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन एक पेज की एक दफ़ा होती है। आपने जब पेज बना लिया है, आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। जैसे ही वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, उसके बाद उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि हमने
बार बार जिक्र किया कि हमने कीवर्ड्स नए रिसर्च करते रहने हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करते रहना है और उस पे नया कंटेंट क्रिएट करते रहना है। तो नया कंटेंट करने का मतलब ही ये है कि आप एक नया पेज क्रिएट करेंगे, उसका एक नया यूआरएल बनेगा, उस यूआरएल के ऊपर कंटेंट आएगा, कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज़ेशन होगी, कीवर्ड डेंसिटी होगी, मेटा टैग्स होंगे, टाइटल होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो हर पेज जब भी नया बनेगा उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन होगी। तो इस तरह से ऑन पेज भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप नहीं करेंगे, प्रॉब्लम फिर ये आएगी कि लोग समझते हैं यहाँ पर एसईओ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गूगल और लोगों को, दोनों को नया कंटेंट बहुत पसंद आता है। जब भी आप नया कंटेंट लिखते हैं, लोग जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को भी और गूगल को भी। सबसे ज़्यादा स्पेशली गूगल बड़ा पसंद करता है कि अगर आप कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि बड़ा रेलिवेंट है आपकी ऑडियंस के साथ, गूगल आपको उसका बेनिफिट देता है और आपको ऊपर रैंक करता है। तो इस स्टेप में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जो है उसी कंटेंट को क्रिएट करते रहेंगे। तो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करने की चीज़ ये है कि अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना बंद कर दिया तो क्या होगा? मसला ये है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आता है, वो देखता है कि कितना कंटेंट फ्रेश है। फ्रेश कंटेंट से मुराद ये है कि गूगल लास्ट टाइम जब आया था, उसने क्या देखा और जब दोबारा वो आएगा, वो चाहे कुछ घंटों बाद आए, वो चाहे कुछ दिनों बाद आए या कुछ हफ्तों बाद आए, उस बीच में नया कंटेंट कितना आया। अगर आपने कंटेंट नया नहीं डाला और गूगल जब वापस आया तो उसको वही सेम कंटेंट मिला और नया कुछ नहीं मिला, तो गूगल जब दोबारा वापस आएगा, उसमें वो टाइम डिले कर देगा। ये टाइम डिले आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने बिल्कुल कंटेंट ऑप्टिमाइज़ किया या नहीं किया। तो होता ही है, जब आप कंटेंट ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जब भी गूगल आता है, उसको नया कंटेंट मिलता है, उसको लगता है कि जी मैं लेट आया हूँ, तो मुझे जल्दी आना चाहिए था ताकि मैं कंटेंट जल्दी इसको जो है इंडेक्स कर लेता। सो अगर गूगल को कंटेंट आपने बार-बार जल्दी बुलाना है, उसको इंडेक्स करवाना है, तो आप बार-बार नया कंटेंट क्रिएट करेंगे। इससे ये होगा कि गूगल आपको क्रेडिबल समझेगा, क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है रैंकिंग के ऊपर। गूगल समझेगा कि ये एक अच्छी वेबसाइट है, जो बार-बार अपडेट कर रही है खुद को और अपडेट करने से मुराद है कि नया कंटेंट ऐड कर रहे हैं और अपने लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि कंटेंट अल्टीमेटली लोगों के लिए होता है और लोगों को जब बेनिफिट होता है, गूगल आपको उसका बेनिफिट देता है। तो आप उसको कंटेंट को क्रिएट करते चले जाएँ, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह से अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप की है। अब ये एसईओ में डायरेक्टली इसलिए इम्पैक्ट करता है कि जब आप नया कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपको नए कीवर्ड्स ऐड करने का मौका मिलेगा, आपको नए कीवर्ड के साथ नई कीवर्ड पर रैंक करने का मौका मिलेगा, आपकी ऑडियंस डाइवर्सिफाई हो जाएगी, आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो रैंक कर रहे थे, जहाँ कंपटीशन भी आपको फेस करना पड़ रहा था, आप जब दूसरे कीवर्ड्स में जाएँगे, शायद उसमें कंपटीशन भी कम हो और वो आपका कंपैरेटर आप उसको जो है ब्रीथिंग रूम नहीं देंगे। ब्रीथिंग रूम से मुराद ये है कि जब आप इतना कंटेंट क्रिएट कर दें कि आपका कंपटीशन आपको फॉलो ही ना कर सके, आपको मैच ही ना कर सके, तो आप उसको आउट रैंक कर देंगे। हर तरह के कीवर्ड्स के ऊपर आपके यूआरएल रैंक कर रहा होगा और ना ना सिर्फ एक, बल्कि जब आप इतना कंटेंट क्रिएट करेंगे तो अक्सर ये भी होता है कि एक सर्च क्वेरी के ऊपर मल्टीपल यूआरएल रैंक कर रहे होते हैं। तो आपका एक नंबर 1 पे है, एक नंबर 5 पे है, एक नंबर 8 पे है। इस तरह करते-करते आप एक ही पेज पे 2-3 जगह, 4 जगह स्पॉट्स ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंटेंट किस तरह से और किस मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी से क्रिएट हो रहा है और क्या-क्या आपने डायमेंशन उसमें क्रिएट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी तभी ये चीज़ें होती हैं जब बेसिकली गूगल और लोगों के लिए आप नया कंटेंट क्रिएट करते हैं। बल्कि गूगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ, आप सिर्फ ये समझें कि आपने लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, गूगल ऑटोमैटिकली आपको उसका रिवॉर्ड करेगा। सो इन शॉर्ट, अगर आपने ग्रो करना है अपनी एसईओ को, तो कुछ पेजेस के ऊपर रिलाय करने की बजाय मेक श्योर करें कि नए नए पेजेस क्रिएट करते रहें और अपनी एक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी डेवलप करें, क्योंकि ये आपके एसईओ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। जैसे ही आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करके ऑफ पेज पे आएंगे, सबसे पहले आपने अपनी रिकॉर्ड कर लेनी है कि रैंकिंग्स आपकी करंट क्या थी। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि क्लाइंट कहेगा कि भाई ये तो कीवर्ड ऑलरेडी रैंक कर रहा था, तुमने इसमें क्या किया। सो ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि आप जब एक पेज को रेडी कर लें, ऑप्टिमाइज़ कर लें ऑन पेज के बाद, कीवर्ड रिसर्च के बाद, कि अब भाई इसको हमने लिंक बिल्डिंग इस पे शुरू करनी है, इस पे हमने कीवर्ड प्रॉपर कर ली है, इसका यूआरएल ठीक कर लिया है, इसके ऊपर हमने मेटा टैग्स लिख लिए हैं, सारी ऑप्टिमाइजेशन कर ली है, अब इसकी लिंक बिल्डिंग करनी है। उस कीवर्ड के ऊपर उस पेज की रैंकिंग्स क्या हैं, ये पहले आप मेजर करके रिकॉर्ड कर लें। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ अर्ज़ की थी कि अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे अपने प्रोसेसेस की, अपने एक्शंस की, मसला ये होगा कि आपको भी नहीं पता चलेगा आपने क्या किया है और अगर आपका क्लाइंट है, तो आप उसको भी प्रेज़ेंट नहीं कर सकेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। एसईओ में रोज़ाना चेंजेस नहीं होती हैं।
मतलब रोज़ाना रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। आपने जो आज किया है हो सकता है 2 हफ्तों बाद, 2 महीनों बाद जाके उसका रिजल्ट नज़र आए। तो अगर क्लाइंट से आपने पैसे लेने हैं हर महीने बाद, तो उसको महीने बाद कुछ तो दिखाना है कि भाई हमने किया क्या है। उसका रिजल्ट कब आएगा वो तो बात की बात है, या आएगा भी या नहीं आएगा। सो मेक श्योर ये करें कि रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप बेंचमार्क कर सकेंगे। बेंचमार्क एक टर्म यूज़ होती है कि आप उसको एक बेसलाइन से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब मैं किसी की एसईओ शुरू करूँगा, मैं उनको बताऊँगा कि भाई देखें, ये अभी हमने एसईओ स्टार्ट नहीं की, आपका ये करंट स्टेटस है, आप इस कीवर्ड के ऊपर कहीं पर भी रैंक नहीं करते हैं, या आप इस एक्स पोजीशन पे रैंक करते हैं। आप उसके ऊपर जब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एसईओ शुरू कर देंगे, तो आपको ऑन पेज से भी फ़ायदा होगा, आपको ऑफ पेज से भी फ़ायदा होगा। सो बेसिकली ये काम आप रिकॉर्डिंग का शुरू से ही शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप उसको असाइन करते हैं कीवर्ड, साथ ही आप उसकी रैंकिंग ले लेते हैं कि भाई ये कीवर्ड ग्रुप मैंने होम पेज के ऊपर असाइन कर दिए हैं। इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट होम पेज कहीं पर भी रैंक नहीं करता, या करता है तो कहाँ-कहाँ रैंक करता है। आप हर कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी वो रिकॉर्ड एक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। वो रिपोर्ट आप क्लाइंट को प्रेज़ेंट कर देते हैं अगर आपका क्लाइंट है। उस रिपोर्ट से फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट को ये पता होता है कि भाई ठीक है, ये मेरा करंट स्टेटस है। महीने बाद जब आप एफ़र्ट करते हैं, 2 हफ्तों की, 4 हफ्तों की, उसके बाद अगर कोई चेंजेज़ उसमें फ्लक्चुएशन आती है, तो वो आप क्लाइंट को प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि भाई हम पिछले महीने यहाँ थे और इस महीने हम ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं। ये एक अलग बात है कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन रैंकिंग्स कुछ ना कुछ चेंज होंगी, या अगर नहीं भी हुई, तो भी आप दिखा सकेंगे कि पहले भी हम वहीं थे, अभी भी हम वहीं हैं, शायद इसमें टाइम और लगेगा। तो ये स्टेप 7 जो है बेसिकली ये भी एक ऑनगोइंग स्टेप है, जिसमें आपको हर चीज़ मॉनिटर करनी है, मेजर करनी है और उसको रिकॉर्ड करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो अगेन आपको प्रॉब्लम आएगी, खुद के लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी। तो अगर आप लॉजिकली एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, तो स्टेप वाइज देखा जाए तो ये स्टेप नंबर 8 बेसिकली क्लाइंट कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग का है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको साथ साथ मेंटेन करेंगे, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, जिसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने जितने भी काम हैं वो अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट का खुद अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें शायद ज़्यादा मैटर आपके लिए ना करें, क्योंकि आपको पता है कि आप रोज़ क्या कर रहे हैं। आप बस रिकॉर्ड करेंगे उसको। लेकिन क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन अपनी रेगुलर रखें, क्योंकि मुझे पता है फ्रीलांसिंग की दुनिया में जहाँ पर आप एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, आपका क्लाइंट की दुनिया के किसी कोने में बैठा है, आप कहीं और बैठे हैं, आपको और क्लाइंट को एक दूसरे से अपडेटेड रहना है। और क्लाइंट इस मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनसे बात ना करें तो उनको लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, इवन दो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन अगर आपको बताना नहीं आता उनको कि भाई ठीक है मैंने ये काम किया है और ये मैंने बताया भी है कि मैंने ये काम किया है, क्लाइंट को नज़र भी आना चाहिए कि आपने वो काम किया है। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन अपनी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट तब चलता है जब एक्चुअली आपको क्लाइंट रिटेन रखेगा अपने काम के लिए, आपको हायर्ड कर रखेगा कि भाई ये चलता रहे प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट लेना एक काम है लेकिन प्रोजेक्ट को मैनेज करना एक और काम है। टेक्निकली काम आपको आता है कि नहीं वो एक अलग बात है, आपके कितने स्किल्स हैं, कि आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, आप बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपके स्किल लेवल पे मैटर करता है। लेकिन दोनों चीज़ों में रिगार्डलेस ऑफ योर स्किल, आपका स्किल कुछ भी हो, आपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है। और मुझे विद एक्सपीरियंस ये पता है कि अच्छी कम्युनिकेशन से आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा चलता है। सो ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी आप पूरा प्रोजेक्ट लेके चलें, उसमें मेक श्योर ये करें कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखें, रेगुलर रखें, क्लाइंट को अपडेट करें, उसको ये लगे कि आप उसको एजुकेट कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या चैलेंज आ रहा है, क्या लिमिटेशन आ रही है, क्लाइंट से क्या चाहिए, आपको क्या करना है, और क्या नए आइडियाज़ आप लेके आ रहे हैं या क्या नए आइडियाज़ आप डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पूरे एसईओ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मेक श्योर ये करें कि कम्युनिकेशन को अपने साथ साथ डे 1 से लेके चलें और प्रॉपरली इसको मेंटेन करें। इसके लिए अगर आपको फिर अगेन टूल यूज़ करना पड़ता है, तो जो टूल आपने कीवर्ड रिसर्च के लिए या अपने लिंक बिल्डिंग के लिए या लिंक वो रैंक मॉनिटरिंग के लिए किया था, वही टूल अक्सर रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं। मेक श्योर ये करें कि आप प्रॉपरली रिपोर्ट्स क्लाइंट को भेजें, वीकली हो, मंथली हो, अपने लिए रखें, ताकि आप एक चीज़ का जो है एक पूरा प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर सकें। सो मैनेजमेंट तभी पॉसिबल होगी जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। स्पेसिफिकली क्लाइंट के केस में, अपने केस में शायद आप इसको मिस करना चाहें, लेकिन क्लाइंट के केस में आप ये स्टेप बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे।
जब मैं ये बात करता हूँ कि आपने अपनी सारी एक्टिविटीज़ का, अपने परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखना है, साथ आपको ये भी रिकॉर्ड रखना है कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। सो आप कंपेटिटर्स को भी मॉनिटर करें कि वो किस तरह से आपको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने उनको किस तरह से बीट करना है। सो एक चीज़ आपको याद होगी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि गूगल में सिर्फ 10 रिज़ल्ट्स आते हैं। इन 10 रिज़ल्ट्स में अगर आपने जगह लेनी है तो आपने किसी एक को नीचे पुश करना है, तो फिर खुद ऊपर आना है। अगर आप नंबर 1 पे नहीं है, तो आपको नंबर 1 पे आने के लिए नंबर 1 को नीचे करना पड़ेगा। नंबर 1 नंबर 2 पे आएगा, नंबर 2 नंबर 3 पे जाएगा, नंबर 3 नंबर 4 पे जाएगा, तो हो सकता है कि नंबर 5 नीचे चला जाए या वो टॉप पेज से निकल जाए। तो यही सर्वाइवल की गेम है। आप अपनी कीवर्ड की आप जो है वो रैंकिंग मेंटेन करें, या कोई और अपने कीवर्ड की रैंकिंग मेंटेन करना चाहता है, तो वो आपको बीट करेगा, आप उसको बीट करेंगे। सो एसईओ में तो यही चलता है। ऐसा नहीं है कि आप एसईओ कर रहे हैं, सब एसईओ कर रहे हैं, वो भी नंबर 1 पे हैं, आप भी नंबर 1 पे हैं। नो। सो मेक श्योर ये करें कि आपने जिसको बीट करना है, उसके पर नज़र भी रखें। नज़र रखने के लिए अगेन आप क्या कर सकते हैं, आप वही टूल यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कॉम्पिटिशन और उसकी रैंकिंग, उसकी मॉनिटरिंग, उसका कंटेंट कौन सा नया आ रहा है, उसके कीवर्ड कौन से यूज़ हो रहे हैं। जो चीज़ आप अपनी वेबसाइट के लिए मॉनिटर करते हैं, आप वो उनकी भी मॉनिटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो कितने नए पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो किन कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। जिस तरह से एसईओ को एक के साथ मैंने आपको बताया था कि आप अपने पेज का ऑडिट करते हैं, आप उनके पेज का भी ऑडिट करेंगे कि भाई इन्होंने ये पेजेस बनाए, किस तरह से उन्होंने टाइटल बनाया, किस तरह से उन्होंने कंटेंट में डेंसिटी मेंटेन की है, किस तरह से हेडिंग्स बनाई हैं, किस तरह से लेआउट बनाया, कंटेंट कितना लंबा है, इमेजेस कैसे हैं, पेज की स्पीड क्या है। ये सब चीज़ें पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चेक करेंगे, आप अपने कंपेटिटर को भी देखेंगे कि वो कौन से नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, वो कैसे आपको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आप भी थोड़ा-सा ये कंपटीशन को अगर आप अपने विजिलेंस मोड में रहेंगे, तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कोई चीज़ ऐसी मिस नहीं करेंगे जो शायद आपके कंपेटिटर कर रहे हों और आप ना कर रहे हों। बल्कि आपको इससे ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि आप ये देख सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा क्या करना है जो वो नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो भी सारी ऑन पेज बड़ी अच्छी करते हैं, आप भी ऑन पेज बड़ी अच्छी करते हैं, तो आप लोग बराबर हुए गूगल की नज़र में, क्योंकि गूगल उनको भी रैंक करने की कोशिश करेगा, आपको भी रैंक करने की कोशिश करेगा। डिफरेंशिएशन कहाँ पे आएगी? वो डिफरेंशिएशन आएगी जहाँ पर बेसिकली आप वो काम करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी करेंगे जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो आप भी करेंगे, ताकि आप उनसे ज़्यादा करें, अच्छा करें और उनको बीट करने की कोशिश करें। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मेन आती हैं वो अगेन वेबसाइट के ऊपर बात आ सकती है कि उनका वेबसाइट अच्छा नहीं है, उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनका लेआउट अच्छा नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, या वो कंटेंट ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज लगाएंगे उन सारी चीज़ों के ऊपर जो आपके कंपेटिटर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बीट करना है। ये याद रखिएगा कि अगर आपने गूगल में रैंक करना है तो किसी को बीट करना है, तो आपने रैंक करना है, अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको बीट करने के लिए वो सब तो करना ही है जो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो भी करना है जो वो नहीं कर पा रहे, या जो जिनका उनको पता भी नहीं है। तो आपको अपने से ज़्यादा उनको स्टडी करना है। उनको स्टडी करने के बाद जो आपको नॉलेज मिलेगा, जब आप 10 लोगों को टॉप 10 को स्टडी करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वो टॉप 10 क्यों हैं? वो क्यों नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, क्यों कोई नंबर 2 पे क्यों रैंक कर रहा है? वो ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने की, ऐसी कौन-सी टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की, जिसके तहत वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या टॉप 10 में फॉल करते हैं। तो आपने वो सब चीज़ें भी करनी है, लेकिन सिर्फ़ वही नहीं करनी, क्योंकि अगर आप उनको कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आप उनको कभी बीट नहीं कर सकेंगे। उनको बीट करने के लिए आपको उनसे भी अच्छा होना है, तो आप बेसिकली उनसे इंस्पिरेशन लें, देखें वो क्या करते हैं। जब आप ये देख लेंगे कि वो क्या करते हैं, आप वो भी करेंगे और फिर वो भी करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे थे। इससे क्या होगा कि आपका एक उनके ऊपर एक एज होगा, आप ज़्यादा बेहतर काम करेंगे और गूगल आपको इसका रिवॉर्ड करेगा और अल्टीमेटली आप उनको बीट कर सकेंगे। ये एसईओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप ये है कि जब आप सब कुछ कर लेते हैं, तो आप नए आइडिया सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो हम मज़ीद करेंगे तो हम कीवर्ड पे रैंक कर सकेंगे, हम नए कीवर्ड को एडजस्ट कर सकेंगे, नया कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, उसके ऊपर रैंकिंग ले सकेंगे, और अपने कंपेटिटर्स को देखेंगे कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो इनोवेटिव है और उससे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। और फिर अपनी ऑडियंस को देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो क्या मांग रहे हैं हमसे, दुनिया कहाँ जा रही है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, गूगल क्या नया लॉन्च कर रहा है। ये सब चीज़ें आपने इनोवेट करनी है, क्योंकि अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो आपके कंपेटिटर्स आपसे ज़्यादा आगे चले जाएंगे। तो ये इनोवेशन जो है इंसान को यहाँ तक लेकर आई है कि वो हर रोज़ नई चीज़ें सोचता रहता है। तो एसईओ में एक और जो बड़ा मिथ है वो ये कि आपने एक दफ़ा एसईओ कर लिया है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप नंबर 1 पे रैंक कर गए हैं,
तो ठीक है, दैट्स एनफ। अक्सर क्लाइंट्स की ये मेंटालिटी होती है, लेकिन ये याद रखें जब हम किसी को बीट करके टॉप 10 में आते हैं तो हमें भी कोई बीट करके टॉप 10 में आ सकता है। आपने मेक श्योर ये करना है कि जब आप ये सारे काम कर लें जो कि एसेंशियल हैं एक अच्छी अच्छी एसईओ के लिए, आप बाद में फिर उसको मज़ीद डेवलप करें। देखें गूगल क्या नया लॉन्च कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल आज से कुछ 2-4 साल पहले गूगल का मोबाइल पे कोई फोकस नहीं था, लेकिन गूगल ने फिर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस को बड़ा इंपॉर्टेंस दी। फिर उसने एएमपी वर्जन लॉन्च कर दिया, फिर उसने जो है स्पीड ऑप्टिमाइज और रिस्पॉन्सिवनेस को और जो है ना सब चीज़ों को उसने बड़ी अहमियत देना शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स यानी कि PWA के फॉर्मेट पे भी आ चुका है कि आपकी ऐप वेबसाइट की तरह बिहेव करेगी। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो गूगल लॉन्च करता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गूगल आज वो नहीं है जो 10 साल पहले था, और गूगल 10 साल बाद वो नहीं रहेगा जो आज हमें नज़र आता है। वो ऐसा क्या कर रहा है, वो ऐसे कैसे चेंज कर रहा है, वो किस तरह से कंटेंट लोगों को नए तरीके से दिखा रहा है, कौन सी नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, कौन से नए सर्च इंजन आ रहे हैं। गूगल पे रैंक कर लिए हैं तो बिंग पे रैंक करना शुरू करें, बिंग पे कर लिए हैं तो दूसरे सर्च इंजन पे जाएँ, वो भी कर लिया है। तो आप अल्टीमेटली जो नई इनोवेशंस आ रही हैं सर्च इंजन में वो भी देखें, कंटेंट को इनोवेट करें, उसको रेलिवेंट रखें। जो आज आपने कंटेंट लिखा है हो सकता है कोई 2 साल बाद वो कंटेंट रेलिवेंट ना हो। पुराने कंटेंट को रिफ्रेश करें, उसको ऑप्टिमाइज़ करें और नए नए एंगल पे लेकर आएँ। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे, आपके बाकी साइड जो दुनिया है आपके इर्द गिर्द सब इवॉल्व करती जा रही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा एज कह लें और या नुकसान कह लें। सो एज भी है, नुकसान भी है। एज ये है कि बड़ी जल्दी से इनोवेट होती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बाकी इंडस्ट्रियाँ इतनी जल्दी इनोवेट नहीं होती हैं। नुकसान ये है कि जो लोग इसके साथ इवॉल्व नहीं हो पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सो आज जो चीज़ मैंने आपको बताई, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये चीज़ अब ऑब्सोलीट हो चुकी हो। आज से साल बाद, आज से 2 साल बाद मैं गारंटी नहीं कर सकता, मैं कल की गारंटी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता कि भाई कल जो आज हमने बताया वो कल वैलिड भी था कि नहीं। सो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आज एसईओ ज़्यादातर फ्लॉप क्यों हैं? क्योंकि आज वो वही काम करते हैं जो आज से 10 साल पहले वैलिड थे, और वो ये समझते हैं कि वो गूगल उनके ऊपर वो रैंक करेगा, जबकि गूगल ने अपनी हेल्प गाइड्स में, अपनी सपोर्ट में, अपने डिफरेंट आर्टिकल्स में, गूगल के इंजीनियर्स ने डिफरेंट जगहों पर ये क्लियरली मेंशन कर दिए हैं कि कौन सी चीज़ें गूगल छोड़ चुका है, कौन सी चीज़ें गूगल नहीं अडॉप्ट कर रहा है। तो आप गूगल के साथ साथ खुद को इवॉल्व करें, अपनी एसईओ को बेहतर करें, और हो सकता है कि ये आपकी वो एज हो जो बाकी लोग पीछे रह जाएं, कि वो कंपैटिटर जो आपके कंपैटिटर हैं जिनको लगे कि भाई ठीक है हमने अब रैंक कर लिया है, अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ऊपर रैंक कर रहे हैं। सो ये बड़ा एक डार्क साइड होती है जब लोग एक लेवल पे आके रिलैक्स हो जाते हैं। वहाँ पर आपके लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उनको बीट करें और ख़ुद को मुसलसल अपडेट करते रहें और नया कंटेंट लाते रहें और पुराने कंटेंट को रिफ्रेश करते रहें, क्योंकि कंटेंट इज़ किंग। गूगल ने कंटेंट दिखाना है, आपने टेक्स्ट कर लिया, आप वीडियो पे जाएं, वीडियो कर लिए, इमेजेस पे जाएं, इमेजेस कर लिए हैं, डिफरेंट तरह से उसको मर्ज करें, मैशअप क्रिएट करें, ऑडियंस बिल्ड करें। वट एवर यू कैन डू टू मेक श्योर कि योर ऑडियंस इज़ ऑन योर वेबसाइट। अपनी ऑडियंस को लाने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आप सब करेंगे। सो ये स्टेप भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन ये तभी होगा जब आप बाकी सारे काम कर लेंगे। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एसईओ की नहीं है और आप जी नए आइडियाज़ सोच रहे हैं। आपको अभी नए आइडियाज़ नहीं चाहिए, आपको नए आइडियाज़ सब चाहिए जो आपके सामने पहले प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप नए आइडियाज़ के ऊपर जाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स रहेंगी कि जी ये प्रॉब्लम मैं बाद में ठीक करूँगा, पहले मैं कोई नया आइडिया सोचता हूँ जो अभी दुनिया ने नहीं सोचा, ऐसे नहीं होगा। आपको वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है, प्रायोरिटाइज़ करेंगे। प्रायोरिटी में ये मैं लीस्ट प्रायोरिटी पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है और इसमें इनोवेशन में ये नहीं होता कि आपको कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी या फेलियर होगा। इनोवेशन इज़ लाइक कि आप अपनी दिमाग ओपन रखते हैं, अपने आंखें खुली रखते हैं और आप बड़ी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं कि गूगल क्या कहाँ जा रहा है। तो पूरे कोर्स में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि गूगल को फॉलो करें, गूगल क्या करना चाह रहा है। गूगल हमेशा यूज़र को बेनिफिट देना चाहता है। गूगल यूज़र को चाहता है कि यूज़र को एज मिले, यूज़र को कंट्रोल मिले, उसको अच्छा कंटेंट मिले। ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होंगी और ये गूगल भी अपनी जो है मोनोपोली इसी तरह से मेंटेन कर सकेगा कि वो ये सारी चीज़ें यूज़र के एंड से चेंज करता रहेगा। आपने भी गूगल को फॉलो करना है। गूगल जो जो लॉन्च कर रहा है, जैसे जैसे लॉन्च कर रहा है, आप मज़ीद अपडेट करते रहें और आप खुद देखेंगे कि आपके कंपेटिटर्स जब उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतना रिसोर्सेज, इतना टाइम, इतनी इंटेलिजेंस या इतना फोकस किसी का नहीं होगा, तो आप उनको आराम से बीट कर लेंगे। ये एक वो एडवांटेज है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि भाई एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन ऑब्सोलीट होती है। फेसबुक और सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें इतनी जल्दी चेंज नहीं होती जितनी जल्दी गूगल की सर्च
चेंज होती है और गूगल में हर रोज़ 15% जो है ऐसी नई सर्च क्वेरीज आती हैं जो गूगल ने पहले कभी नहीं देखी होती। तो इमेजिन ये करें कि रोज़ अगर 100 सर्चेज होती हैं गूगल में, उनमें से 15 ऐसे सर्चेज होती हैं जो फर्स्ट टाइम गूगल देखता है रोज़ाना। तो हर रोज़ 15% के हिसाब से गूगल को नए-नए कंटेंट मिल रहा है। और अगर वो 15% आपकी क्वेरीज भी हैं कि आपका बिज़नेस अगर पहले 100 कीवर्ड से सर्च होता था, अब वो 15 नए कीवर्ड से सर्च हो रहा है, तो उन 15 कीवर्ड्स पे क्या आपने कंटेंट बना लिया? क्या आपने उन पे रैंक कर लिया? तो ये मुसलसल आपने सर्च करते रहना है और आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी स्टॉप टू दिस। ये प्रोसेस आप इसको रिपीट करेंगे, साइकिल करेंगे और ये चलता रहेगा। आप एक वक्त आएगा कि खुद ही अपने प्रोसेस डेवलप कर लेंगे, इससे बेहतर कर लेंगे और आप अल्टीमेटली ये कंफर्ट ज़ोन में आ जाएंगे कि आपको पता है कि मैंने अब क्या करना है, मैंने बाद में क्या करना है और मैंने अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म क्या करना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल एसईओ को एंडोर्स नहीं करता। ये बड़ी फ़नी बात है कि गूगल एसईओ को एंडोर्स तो नहीं करता, लेकिन गूगल की वेबसाइट के ऊपर गाइडलाइंस अवेलेबल हैं जो गूगल वेब मास्टर्स को बताता है कि भाई आप ऐसे-ऐसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें। गूगल को कैसे पेजेस इंडेक्स करने में हेल्प करना है, यूज़र के लिए कैसे वो स्ट्रक्चर आपने मेंटेन करना है। ये गाइडलाइंस का लिंक मैं आपको दूँगा, जिसमें आप जाके ये पढ़ सकते हैं। वेब मास्टर बेसिकली आपकी वेबसाइट के मास्टर को एक टेक्निकल टर्म यूज़ होती थी उन लोगों के लिए जो वेब एडमिन या वेब मास्टर या जो भी वेबसाइट चला रहे हैं। तो वेब मास्टर गाइडलाइंस बेसिकली गूगल का एक पूरा पेज है, एक पूरा सेक्शन है सपोर्ट का, जिसमें आप जाकर ये पढ़ सकते हैं कि गूगल एक्चुअली खुद से आपको क्या-क्या बताता है। तो अभी तक जितनी भी मैंने आपको एसईओ की चीज़ें बताई हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर दोबारा नज़र आएंगी। इसमें कुछ मेन टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गूगल मेन चीज़ों पे एम्फोसाइज करता है, लेकिन ऑफ कोर्स गूगल चूँकि एसईओ को एंडोर्स नहीं करता इसलिए वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन गूगल बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरी समझता है कि वो आपको बताए कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे उसको बेहतर करेंगे। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। डिफरेंट कैटेगरीज़ में ये चीज़ें फॉल करती हैं। तो पहली कैटेगरी है कि हेल्प गूगल फाइंड योर पेजेस। तो गूगल ये कहता है कि आप मुझे हेल्प करें, यानी कि हम गूगल को हेल्प करें अपने पेजेस फाइंड करने में। तो उसमें क्या टिप्स अवेलेबल हैं? उसमें सबसे पहली टिप जो है कि ऑल पेजेस शुड बी लिंक्ड। गूगल ये कहता है कि सारे पेजेस लिंक्ड होने चाहिए। तो आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो गूगल है वो लिंक टू लिंक जंप करता है एक लिंक से दूसरे लिंक के ऊपर, और अगर आपकी वेबसाइट में लिंक्स सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड नहीं हैं तो गूगल हो सकता है कि कुछ कुछ पेजेस मिस कर दे। तो गूगल को अगर आपके किसी पेज तक पहुंचना है तो मेक श्योर करें कि वो किसी और पेज से लिंक्ड हो, और वो उसने पूरी डिटेल में गाइड ये पॉइंट लिखा है कि वो आप AHREF लिंक्स जो कि हाइपर लिंक जिसको हम बोलते हैं, HTML लिंक भी हम उसको बोल सकते हैं, कि उसके तहत वो एक लिंक्ड हो ताकि गूगल एक पेज पर आए और उसके बाद दूसरे पेज पे जंप करे। अगर दूसरा पेज कहीं से भी लिंक नहीं है और वो अकेला एक यूनिक पेज है, गूगल उस तक नहीं पहुंच सकता तो वो उसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट था कि जी सारे पेजेस लिंक्ड होने चाहिए, और ये हम बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट, एक साइट मैप प्रोवाइड करें। सो गूगल ये कहता है कि आप मुझे हेल्प करें, यानी कि हम गूगल को हेल्प करें एक साइट में प्रोवाइड करके जिसमें सारी की सारी पेजेस की एक लिस्ट हो, जो गूगल खुद गूगल गूगल को हम प्लेट में रख के दें कि भाई हमारी पूरी वेबसाइट में ये हज़ारों पेजेस हैं, ये एक साइट मैप के अंदर सारे पेजेस ऑटोमेटिकली हमने इंडेक्स कर दिए हैं, ये तुम इसको पकड़ लो। सो होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके कुछ पेजेस हैं जो यूनिक भी हैं, जो कहीं से लिंक्ड नहीं हैं लेकिन साइट मैप से लिंक्ड हैं, तो अगर आप उसको लिंक कहीं से ना भी करें बट साइट मैप में गूगल को दे दें तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने आपको HTML और XML साइट मैप भी पढ़ाए हैं कि आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं और उसको कैसे आपने यूज़ करना है। तो ये साइट मैप बेसिकली गूगल को हेल्प करता है कि कितने पेजेस आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं, और गूगल साइट मैप को रेगुलरली फॉलो करता है। सो अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्लगइन्स मिल जाते हैं जो जैसे ही एक आपका नया पेज क्रिएट होता है वो साइट मैप में उसको राइट कर देते हैं। गूगल जब नेक्स्ट टाइम आपके साइट मैप को क्रॉल करता है वो उसको नया पेज भी मिल जाता है। तो बड़ी कन्वीनियंस है, लेकिन गूगल खुद मांगता है कि जी आप मुझे भी दें और HTML साइट मैप यूज़र्स को भी दें ताकि यूज़र्स को भी फ़ायदा हो। साइट मैप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने हमें गूगल ने खुद बता दी। तीसरी चीज़ जो है, इफ़ मॉडिफाइड सेंस HTTP हेडर। ये पढ़ने में थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन इफ़ मॉडिफाइड सेंस ये एक टेक्निकल टर्म है सर्वर की साइड से कि आपका सर्वर अगर ये चीज़ सपोर्ट करता है इफ़ मॉडिफाइड सेंस HTTP, इससे क्या होता है, इससे ये रिकॉर्ड होता है कि गूगल जो लास्ट टाइम मतलब जो सेशन है आपका वो मेंटेन होता है कि आपकी वेबसाइट लास्ट टाइम कब अपडेट हुई थी। ये रिकॉर्ड ये सर्वर साइड से मेंटेन होता है। जब गूगल आपकी वेबसाइट आके क्रॉल करता है
तो वो ये देखता है कि वो नया कंटेंट आया कि नहीं आया। सो अगर आपका सर्वर ये सपोर्ट नहीं करता, जो कि अब ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सब सारे सर्वर जो हैं वो ये चीज़ें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके सर्वर सपोर्ट नहीं करता ये फंक्शनैलिटी, तो प्रॉब्लम आ सकती है कि गूगल को ये नहीं पता होगा कि कौन सा कंटेंट फ्रेश है, कौन सा नहीं है। अक्सर आपको ये चैलेंज क्यों फेस आएगा? आपको चैलेंज ये तब फेस आ सकता है जब क्लाइंट एक ऐसे सर्वर पे होस्टेड हो, जो बहुत ही पैथेटिक सा या बहुत ही फारिग सा एक सर्वर हो, और आपको पता भी ना हो कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि होस्टिंग उसने कहाँ से बनवाई, कहाँ से वेबसाइट बनवाई, कहाँ से उसने होस्टिंग ली है। तो माइट पॉसिबल कि कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं। गूगल खुद ये कहता है कि आपका सर्वर ये सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका ये सर्वर सपोर्ट नहीं करेगा, तो गूगल आपको फ्रेश कंटेंट को मुहैया नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब तक सर्वर में फंक्शनैलिटी नहीं होगी, तब तक आपको जो है वो जो रिकॉर्ड है मेंटेन हो रहा है कि लास्ट टाइम पेज का अपडेट हुआ था, वो गूगल का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। एक फाइनल स्टेप रोबोट्स डॉट टी एक्स टी के नाम से, आपको पता है कि हमने रोबोट डॉट टी एक्स टी बड़ी डिटेल में पढ़ी थी, किस तरह से रोबोट डॉट टी एक्स टी हेल्प करती है किसी भी सर्च इंजन को फ्लो करने के लिए या उनके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। गूगल ये कहता है कि आप रोबोट डॉट टी एक्स टी यूज़ करें, उसमें इंपॉर्टेंट पेजेस को मतलब हाई ब्लॉक ना करें, और सिर्फ उन पेजेस को ब्लॉक करें जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको गूगल में नहीं चाहिए। इससे दो चीज़ें मेंटेन होती हैं। एक तो ये कि आपका अननेसेसरी कंटेंट, जिसको हम कचरा भी बोल सकते हैं, कि जो चीज़ें आपको पैसे नहीं देंगी, जो चीज़ें आपको बिला वजह लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज है, किसी को ज़रूरत नहीं होती उसकी। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस फुटर में आपके लिंक डाल देते हैं, उसको लोग क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। लेकिन क्या उस टर्म्स एंड कंडीशन को लोग गूगल में ढूंढ सकेंगे? क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसने पैसे नहीं देने। पैसे आपको देने सर्विसेज ने और जो है आपके प्रोडक्ट्स ने। लब जब लोग वो सर्च करें, उसके ऊपर आप एफर्ट करें, बाकी अननेसेसरी पेजेस को आप गूगल से ब्लॉक कर दें रोबोट्स डॉट टी के अंदर। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये कि आपका अननेसेसरी कंटेंट गूगल में नहीं जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा आपको कि आपका क्रॉल का बजट कंट्रोल होगा। क्रॉल बजट क्या होता है? क्रॉल का बजट ये होता है कि जब गूगल आके क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट में, तो वो एक आपको टाइम को, आपकी वेबसाइट को एक टाइम देता है कि भाई मैंने ये वेबसाइट इतनी देर क्रॉल करनी है, या मैंने ये वेबसाइट में इतने पेजेस क्रॉल करने हैं। तो अगर आप उसको ऐसी पेजेस पे भेज देंगे जो आपको चाहिए भी नहीं है, लेकिन आपने ब्लॉक भी नहीं किए, तो गूगल तो जंप करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और वो करते करते एक वक्त आएगा कि वो थक कर आपकी वेबसाइट से बाहर निकल जाएगा। थकने से मुराद क्या है? मैंने आपको बताया था कि गूगल एक हद तक ही पेजेस स्क्रॉल करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। सो उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए आप गूगल को बाउंड कर देते हैं कि भाई ये सेक्शन पूरा आपने क्रॉल नहीं करना, इसमें हम जो भी कंटेंट डालेंगे ये हमें गूगल में नहीं चाहिए। वो सेक्शन ब्लॉक कर दें। वो आपके फॉरम भी हो सकता है, वो आपके खास किस्म की फाइलें हो सकती हैं। गूगल देखेगा अच्छा यहाँ नहीं जाना, तो अपना टाइम वो बजट करेगा कि भाई ये प्रायोरिटी के पेजेस हैं, इनको इंडेक्स करना है, और ये जो ब्लॉक्ड है इनको नहीं इंडेक्स करना। तो गूगल बड़ी एम्फोसाइज करता है कि किस तरह से आप अपने जो क्रॉल के बजट को, यानी कि रोबोट्स और टीएक्सी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये टिप्स काफ़ी मतलब मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा भी टिप्स अवेलेबल हैं। मैं ये लिंक पे आप विज़िट करके, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको ये कोर्स के साथ जो है कंटेंट्स में आपको ये लिंक मिल जाए। ये लिंक आप विज़िट कर सकते हैं, जिसके जिसके अंदर आप पूरा इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या-क्या गूगल और ये कहता है, और ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। तो गूगल की वेबमास्टर गाइडलाइन में एक सेक्शन तो गूगल ये कहता है कि गूगल को हम पेजेस ढूँढने में मदद करें, और उसमें गूगल ने कुछ टिप्स बताई कि जी आप क्या-क्या कर सकते हैं जिससे गूगल को आपके पेजेस सारे मिल जाएँ। तो पहला काम मिलने का था, वो तो हमने कर दिया। अब गूगल ये भी कहता है कि आप ना सिर्फ मुझे पेजेस ढूँढवाएँ, बल्कि उन पेजेस के ऊपर कंटेंट क्या है उसको समझने में भी हेल्प करें। यानी कि गूगल हमसे खुद कह रहा है कि मेरी हेल्प करो कि मैं आपके पेजेस को समझ सकूं, ताकि जब वो समझेगा तो ही वो रैंक करेगा। उसके ऊपर भी गूगल ने कुछ टिप्स लिखी हैं जो उसी लिंक पे आपको मिल जाएंगी। मैं आपको लिंक दोबारा इस वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरह से आप जो है ना, गूगल हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें हम करें जो गूगल को कंटेंट समझने में हेल्प करता है। सबसे पहली चीज़, गूगल ये कहता है कि आप यूज़फुल वेबसाइट बनाएं। अगेन अब आप इस एक छोटी सी बात समझ लें, पूरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से गूगल ये कहता है कि जी मुझे यूज़फुल वेबसाइट चाहिए। मतलब ये कि ऐसी वेबसाइट जो किसी के बेनिफिट में हो। यूज़फुल से मुराद आपकी आवाम के लिए, आपकी ऑडियंस के लिए वो यूज़फुल होनी चाहिए। उसमें कंटेंट क्या होगा, उसका फोकस क्या होगा,
अगर वो वेबसाइट यूज़फुल नहीं है यूज़र्स के लिए तो वो गूगल आपको रिगार्ड ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसने यूज़र एक्सपीरियंस पे बात की है, जो कि मैं बार-बार इस कोर्स में बता चुका हूँ कि आपने यूज़र को देखना है। एट द एंड ऑफ द डे यूज़र ने आपसे बाय करनी है चीज़ें, यूज़र ने आपको गूगल पे सर्च करना है। गूगल चूँकि यूज़र को देखता है और गूगल आपकी वेबसाइट को भी रैंक इसी बेस पे करेगा कि आप यूज़र को कितना देखते हैं। तो यूज़र फोकस्ड हो जाएँ, आपकी वेबसाइट यूज़फुल होनी चाहिए। यूज़फुलनेस में काफ़ी चीज़ें आती हैं, यूज़फुलनेस एक बहुत बड़ा वर्ड है। यूज़फुलनेस में क्या-क्या आ सकता है? आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी सॉलिड है, कितनी क्रेडिबल है, आपका ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी ईज़िली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है कि नहीं, हर स्क्रीन पे चलती है कि नहीं। तो यूज़फुलनेस को मैं डिफ़ाइन करने बैठूँ तो उसमें हर चीज़ ही मैं डाल सकता हूँ। तो अल्टीमेटली यूज़फुल बनाने के लिए कोई चीज़ क्या-क्या हो सकती है, मतलब उसकी अफ़ादियत एक्सप्लेन करने के लिए क्या-क्या आप कर सकते हैं। आप वो सब काम करेंगे जो आपकी वेबसाइट को यूज़फुल बनाएगी। उसमें इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें गूगल ने मेंशन की हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है और गूगल ने एक बड़ा डेमोक्रेटिक सा एक उसने एक आंसर लिखा है कि आपने इसको यूज़फुल बनाना है। यूज़फुल गूगल के लिए क्या हो सकता है? आप गेस करते रहें और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहें। क्या सिक्योर वेबसाइट यूज़फुल है? हाँ। क्या स्पीड ऑप्टिमाइज़्ड वेबसाइट यूज़फुल है? जी, बिल्कुल यूज़फुल है। जितनी जल्दी लोड होगी उतनी जल्दी चीज़ें होंगी। सो यूज़फुल एक बड़ा जेनेरिक वर्ड है। इसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। आप गूगल ने इसको पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, गूगल उसके बाद क्या कहता है कि वर्ड्स यूज़ करें जो लोग गूगल में सर्च करते हैं। सो होगा क्या? अब कीवर्ड रिसर्च क्या है? बेसिकली कीवर्ड रिसर्च यही है कि गूगल खुद आपसे कह रहा है कि वो वर्ड्स ढूँढें जो लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। गूगल ने ये नहीं कहा कि आप टूल यूज़ करें। वो वो हिंट्स दे रहा है कि आपके पेजेस पे वो वर्ड्स होने चाहिए जो लोग सर्च करेंगे। तो जो लोग सर्च करेंगे वो आपके पेज पे होगा ही नहीं, तो गूगल कैसे उसको रैंक करेगा? तो उसको रैंक करने के लिए आपको वो पेजेस पे वो कीवर्ड डालने हैं जो लोग सर्च करते हैं। इन शॉर्ट आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। अच्छी कीवर्ड रिसर्च अच्छी ऐसी होगी, अगर आप कीवर्ड सर्च करके एक प्रॉपर पेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, गूगल उस पेज को अंडरस्टैंड करेगा और उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपके पेज को रैंक करेगा। तो इट्स सिंपल एज़ दैट। फिर वो ये कहता है कि आप टाइटल, एलिमेंट्स और जो है ना एट्रीब्यूट्स आप करें, जो कि ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन है। ये भी हमने पढ़ी कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है, तो आप उस कीवर्ड को यूटिलाइज़ भी करेंगे, ताकि वही कीवर्ड जो हमने सर्च किए थे, वो जो पॉसिबल सर्चेज़ थी, जो लोग ढूँढ रहे थे, वो अब हम उसके ऊपर ऑप्टिमाइज़ भी करें गूगल अपने पेजेस के ऊपर, ताकि गूगल उसको मेजर कर सके। गूगल इंसान नहीं है, गूगल एक एल्गोरिदम है, गूगल एक मशीन प्रोग्राम है, जो कि आपको कुछ बेसिस पे जज करता है। तो गूगल ने ये नहीं देखना कि आप कितने बड़े हैं, आपकी कितनी इज़्ज़त है। गूगल ने देखना है कि कितना मैच करती हैं आपकी चीज़ें। तो वो एक बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, येस, नो, येस, नो, येस, नो। येस का मतलब हाँ, ये यूज़र ने सर्च किया, ये वेबसाइट पे है, येस। ये टाइटल में है, येस। ये डिस्क्रिप्शन में है, नो। तो इस बेस पे आपको पॉइंट मिलेगा कि आपकी क्या चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, क्या नहीं करती है। ये गूगल जज करेगा और इसी बेस पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि आपके टाइटल में वो चीज़ें हैं कि नहीं, आप यूज़फुल हैं कि नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो ये कि हायरार्की, गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट की हायरार्की बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हायरार्की से क्या मुराद है? अब आप याद करें, मैंने आपको स्ट्रक्चर पे बात की थी कि पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एसईओ को सपोर्ट करता है। गूगल को अगर जंप करने में प्रॉब्लम होगी कि एक पेज से दूसरे पेज में प्रॉपर स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तो गूगल को भी मसला होगा और यूज़र को भी मसला होगा। तो गूगल ये कहता है कि आप एक क्लियर हायरार्की दें कि भाई आपका होम पेज है, सर्विसेज़ का पेज है, सर्विसेज़ के अंडर आपकी सिंगल सर्विसेज़ आ रही हैं, उसके अंडर भी कुछ सेक्शन आता था, वो डालें। अबाउट का पेज अलग करें, ब्लॉग अलग करें। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपकी अप्रोच होनी चाहिए, बेहंगम ना हो। प्रॉब्लम इस तरह से वो एक जो है ना वो इस तरह की वेबसाइट ना हो कि मेस लगे। मेस से मुराद कि आपका कोई सर पैर नहीं है, कौन-सा पेज कहाँ से लिंक्ड है, कोई बिला वजह कोई पेजेज़ वो जो हैं वो लिंक हुए हुए हैं। तो मेक श्योर करें कि प्रॉपर स्ट्रक्चर फ़ॉलो करें और स्ट्रक्चर यूआरएल से डिफ़ाइन होता है, हायरार्की यूआरएल से डिफ़ाइन होती है, स्लैश के बाद आपका नया पेज स्टार्ट होता है। तो आप मेक श्योर करें कि अपनी जो हायरार्की है वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बेहतर रखें। और इसमें हायरार्की मेंटेन करने का एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि सीएमएस यानी वर्डप्रेस या दूसरे जो सीएमएसेस हैं, मैजेंटो हो गया ई कॉमर्स के लिए, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हैं तो कोशिश करें वर्डप्रेस में बनवाएं। वर्डप्रेस 30% ऑफ द वेब रन्स ऑन वर्डप्रेस, यानी कि दुनिया में 30% जो वेब है वो वर्डप्रेस के ऊपर चलता है। सो वर्डप्रेस सबसे पॉपुलर सीएमएस है आज के दौर में। डिपेंड करता है आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं। तो सीएमएस यूज़ करें, चाहे वो मजेंटो है, अगर ई कॉमर्स है तो मजेंटो लगा लें। वर्डप्रेस से भी ई कॉमर्स चल जाती है। अगर आपका बिजनेस वेबसाइट है तो ई कॉमर्स
मतलब ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वर्डप्रेस से बिल्कुल चलाएं। वर्डप्रेस से या सीएमएस से ही रिलेटेड एक और सवाल भी है। एक और पॉइंट गूगल ये टिप देता है कि भाई आप कोई भी सीएमएस लगाएं, मेक श्योर ये करें कि उसके पेजेस क्रॉलेबल हो। अक्सर सीएमएस वो अलाउ नहीं करते कि वो पेजेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉलेबल हों। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपने ये देखना है कि क्या वो सीएमएस गूगल पे गूगल को ब्लॉक तो नहीं कर रहा इंडेक्स करने से। तो अगर गूगल को आपने आपने या आपके सीएमएस ने ब्लॉक कर दिया, गूगल बिल्कुल ही आपका क्रॉल नहीं कर सकेगा। तो ये चीज़ आपने जब सीएमएस डिसाइड करना है तभी देख लेनी है। वर्डप्रेस में भी ऑप्शन होती है, आप एक चेक का बटन लगाते हैं, रीडिंग्स के अंदर जाके एक ऑप्शन होती है, जब आप चेक करते हैं वो पूरी वेबसाइट को गूगल से ब्लॉक कर देता है। तो मेक श्योर करना है कि आप ये देखें कि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली क्रॉलेबल है, इवन दो कि वो सीएमएस यूज़ कर रही है। आखिरी पॉइंट ये है कि नो फॉलो करें अपने ऐड लिंक्स को। तो मैंने आपको लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में बताया था कि लोगों ने किस तरह से लिंक्स बाय करना शुरू कर दिए थे। अब बिजनेस दुनिया में कुछ इस तरह के हैं जो बेसिकली पैसे लेते हैं और रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं, आपको एक रेस्टोरेंट इनवाइट करता है कि भाई हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं, आप हमारी वेबसाइट हमारे रेस्टोरेंट में आएँ, खाना खाएँ, उसके ऊपर रिव्यू लिखें। जब आप ये करेंगे तो बेसिकली जब आप उसको लिंक करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा आपके लिंक से। तो गूगल इंश्योर करता है कि भाई आप अगर किसी और वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं जो कि स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड से मुराद आपने उससे पैसे लिए हैं, रिव्यू बेशक आपका गैर जानिबदाराना होगा, आप ऑब्जेक्टिव रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन वो पेड रिव्यू था कि आप उनके पास बिला वजह नहीं गए, आपको उन्होंने बुलाया, आपने रिव्यू अपना लिखा लेकिन पैसे उन्होंने दिए थे। जब आप रिव्यू पब्लिश करेंगे, उसको लिंक लगाएंगे तो वो लिंक आपको नो फॉलो करना पड़ेगा। नो फॉलो से मुराद गूगल को क्रेडिट फॉलो नहीं करेगा। ये मैं आपको बात डिटेल में बता चुका हूँ जब लिंक बिल्डिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर लिंक नो फॉलो होगा तो उसको क्रेडिट क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं होगा मतलब कि उसकी एसईओ वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो गूगल ये कहता है कि आप रिव्यूज़ करें। वो आपको मना नहीं करता कि आप अपना बिज़नेस बंद कर दें, कि आप अगर एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स चला रहे हैं जिसमें आप रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ करते हैं, तो आप रिव्यू करें, आप पैसे लेके भी करें। गूगल को आपके बिज़नेस मॉडल से मसला नहीं है। लेकिन ये ना हो कि रेस्टोरेंट वालों को पता हो कि भाई अगर मैं उस्मान की वेबसाइट से या आपकी वेबसाइट में मैं रिव्यू लिखवा लूँ तो एक लिंक मिल जाएगा। तो वो लिंक बाइंग की एक शक्ल है कि मैं पैसे दे के लिंक ले रहा हूँ। गूगल मना करता है इस चीज़ से। गूगल कहता है कि अगर आप स्पॉन्सर्ड रिव्यू कर रहे हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आप उसको नो फॉलो करें ताकि वो एड लिंक जो है वो नो फॉलो हो। वो गूगल लिखता है कि रीज़नेबल एफर्ट। रीज़नेबल एफर्ट से मुराद ये है कि गूगल के पास भी क्राइटेरिया नहीं है हर चीज़ को जज करने का। तो वो हो सकता है कि आपको गलत भी फ्लैग कर दे। हो सकता है आपने पैसे ना भी लिए हों और आपने लिंक किया हो, फिर भी आपको कहे कि जी आपने पैसे लेके लिंक किए हैं। सो मेक श्योर करें कि आप प्रॉपरली नो फॉलो करें अगर आपने बाकायदा पैसे लिए हैं, और आप मेंशन करें कि ये पेड रिव्यू है। अगेन इस लिंक को आप फॉलो करके मज़ीद इसकी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, और ये जो मैंने आपको मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। गूगल ना सिर्फ अपने पेजेस को फाइंड करने में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, बल्कि गूगल ये भी कहता है कि आप अपने यूज़र्स को हेल्प करें कि वो आपके पेजेस ढूंढ भी सकें और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। गूगल ने बाकायदा उसके ऊपर भी टिप्स प्रोवाइड की हैं, जिनमें से कुछ टॉप टिप्स मैं आपको बताऊंगा। पहली टिप गूगल ये देता है कि आप टेक्स्ट यूज़ करें इमेजेस के बगैर, मतलब इमेजेस के अलावा आप टेक्स्ट यूज़ करें। कोशिश करें कि आप टेक्स्ट के तहत बताएं और इमेजेस कम से कम यूज़ करें। सो अगर इमेजेस यूज़ करने भी हैं तो उनका ऑल्ट टैग भी मेंशन करें। तो आपको याद आएगा अब कि मैंने आपको बताया था कि इमेज एसईओ में गूगल इमेजेस को क्रॉल नहीं कर पाता। इमेजेस के अंदर क्या है गूगल को नहीं पता। तो इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑल्ट टैग्स लगाते हैं, जिसको ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी बोलते हैं। ये ऑल्ट टैग्स या ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, इसके डिफरेंट नाम हैं। ये ऑल्ट टैग्स क्या करते हैं, गूगल को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि तस्वीर के अंदर क्या हो रहा है। तो आपको लिख के बताना पड़ता है कि इस तस्वीर के अंदर क्या हो रहा है, और उस लिखने में आप कीवर्ड्स या डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल की पहली टिप ये है कि आप टेक्स्ट यूज़ करें, क्योंकि टेक्स्ट से गूगल मैच कर सकेगा आपके पेज की कंटेंट को उस सर्च क्वेरीज के साथ जो गूगल के ऊपर सर्चेज हो रही हैं। कोई भी बंदा मतलब ज़्यादातर सर्चेज वर्ड से होती हैं। इमेजेस सर्च गूगल ने लॉन्च किया, आप इमेज से सर्च करें तो आप इमेजेस ढूंढ सकते हैं सिमिलर, लेकिन वो एक डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। लोगों ने अगर कुछ सर्च करना है तो वो टाइप करते हैं वर्ड्स या वो बोलते हैं वर्ड्स, तो गूगल सर्च कर पाता है। तो दोनों सूरतों में बोलेगा तो भी वो ट्रांसक्राइब होगा, लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर वो लिखेगा तो वो लिख ही रहा है बाकायदा, तो वो टेक्स्ट में लिखेगा और टेक्स्ट में सर्च होगा। सो गूगल प्रेफर करता है कि आप सबसे ज़्यादा
टेक्स्ट में कंटेंट क्रिएट करें। दूसरा पॉइंट जो है, गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए और आपका एचटीएमएल टैग वो कोड जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो ब्रोकन लिंक्स की बात करते हैं पहले कि ब्रोकन लिंक्स बेसिकली मैंने आपको 301 रीडायरेक्ट बताए थे कि अगर आपके ब्रोकन लिंक्स हैं वेबसाइट में तो आप उसको रीडायरेक्ट करें। ब्रोकन लिंक्स कब बनते हैं? ब्रोकन लिंक्स तब बनते हैं जब आपको कोई पेज एग्जिस्ट करता हो और बाद में डिलीट हो जाए, उसका यूआरएल चेंज हो जाए, उसका एड्रेस चेंज हो जाए, तो गूगल के डेटाबेस में वो रहता है। तो आप उसको रीडायरेक्ट करते हैं ताकि गूगल अपने डेटाबेस में उन यूआरएल्स को जब क्रॉल करेगा तो वो यूआरएल पे जब जाए देखेगा ये पेज चेंज हो गया है, सर्वर उसको नया एड्रेस देगा कि इस पेज का एड्रेस अब ये है। तो परमानेंटली गूगल एक नए एड्रेस पे चला जाता है और वो नया एड्रेस पुराने एड्रेस को रिप्लेस कर देता है गूगल की डेटाबेस के अंदर। लेकिन अगर आपके वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स हैं और गूगल के पास वो इंडेक्स हैं और आपने बॉदर नहीं किया उनको फिक्स करने का, तो गूगल जब आपको खुद कमेंट कर रहा है कि भाई आप ब्रोकन लिंक्स फिक्स करें, तो आप इमेजिन करें कि अगर आप नहीं करेंगे तो गूगल को कैसा फील होगा। तो गूगल इस बात पे यकीनन जज कर रहा है लोगों को, क्योंकि वो बाकायदा बता रहा है कि भाई आप फिक्स करें। रीज़न रीज़न ये कि लोगों को भी ब्रोकन लिंक्स नज़र आ रहे हैं और जब लोग क्लिक करके वेबसाइट पे जाएँगे उनको 404 एरर नज़र आएगा। वो एरर के पे तहत की वजह से यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा और लोग आपकी वेबसाइट छोड़ जाएँगे। आपको तो नुकसान होगा ही, लेकिन इस बात की पेनल्टी गूगल आपको देगा कि भाई आपने क्यों ब्रोकन लिंक्स फिक्स नहीं किए, तो वो आपको एसईओ में नीचे डी रैंक करने की कोशिश करेगा। आपकी एसईओ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा पॉइंट है वैलिड एचटीएमएल। इस पे मैं बात कर चुका हूँ कि एचटीएमएल वैलिडेट कैसे करना है। आपने एचटीएमएल को वैलिडेटर यूज़ करते हुए W3 एचटीएमएल का जो वैलिडेटर है वो आपने बेसिकली यूज़ करना होता है ताकि आप देख सकें कि आपकी वेबसाइट कितनी आपका वेबसाइट के ऊपर जो कोड है एचटीएमएल का कितना एरर फ्री है। ये कोड एरर फ्री होने से गूगल को क्या फ़ायदा होगा? गूगल आपकी पेज रेंडर प्रॉपर कर सकेगा, उसको लगता है कि यूज़र के हर ब्राउज़र में वो कोड चलेगा, क्योंकि कोड अच्छा होगा तो यूज़र के ब्राउज़र में भी चलेगा और गूगल भी आपको उसका रिवॉर्ड करेगा। सो इसके ऊपर मज़ीद हम इसमें पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं, कैसे आप अपने डेवलपर से कह सकते हैं कि आपको एक जो वेबसाइट चाहिए वो वैलिडेटेड चाहिए। वो वैलिडेटेड एचटीएमएल आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको एरर्स नज़र आएँ तो आप अपने डेवलपर को भेजेंगे। अव्वल तो ये काम तब होना चाहिए जब आप वेबसाइट बनवा रहे हैं और जब वेबसाइट बना रहे हैं उनको बताएँगे जी मुझे वैलिडेटेड एचटीएमएल कोड चाहिए। वो फिर ये करते हैं कि वो अपने टूल यूज़ करके जो मैंने आपको यूज़ करवाया है उसको यूज़ करके वो सारे एरर्स देखते हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा एचटीएमएल एक प्रॉपर कोडिंग स्ट्रक्चर गूगल को हेल्प करता है और गूगल उसको खुद आपको मेंशन कर रहा है कि मुझे ये आप अच्छा कोड प्रोवाइड करें। तीसरी चीज़ जो है पेज स्पीड। पेज स्पीड के ऊपर भी हमने बात कर चुके हैं। गूगल ने पेज स्पीड को बड़ा फोकस किया हुआ है पिछले कुछ सालों से और अब तो उसने इसको एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया। अगर आपकी वेबसाइट कुछ मिली सेकंड में नहीं लोड हो रही तो आप जो है वो लूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दे चुका हूँ कि किस तरह से आप टेस्ट करते हैं अपनी पेज स्पीड को और कैसे डेवलपर से आप अपनी पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करवाते हैं। तो आपने वही गूगल पेज स्पीड का टूल यूज़ करके उनको अपने डेवलपर से वो चीज़ें सारी फिक्स करवानी है, क्योंकि गूगल ने उसको एज़ अ रैंकिंग फैक्टर अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। अगर आप ये नहीं करेंगे, यूज़र को नुकसान होगा, यूज़र को नुकसान होगा तो गूगल आपको पेनल्टी डालेगा। ये चीज़ हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंड करें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि गूगल कैसे यूज़र को प्रेफ़र करता है कि उसने अपनी वेबसाइट में ये गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, इवन दो गूगल ये कहता है कि मैं एसईओ को एंडोर्स नहीं करता हूँ। तो गूगल एसईओ को एंडोर्स ना करने के बावजूद भी गूगल ये टिप्स आपको बता रहा है। एक और पॉइंट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड डिज़ाइन। तो ये स्पीड के साथ रिस्पॉन्सिवनेस भी आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाई थी कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव कितना ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट का होना। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे नहीं चल रही, टैबलेट पे नहीं चल रही है तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। गूगल इसका भी रिवार्ड करता है आपको कि आप यूज़र के लिए अगर अच्छी वेबसाइट बनाएँगे, जौन-सी स्क्रीन आपका यूज़र यूज़ कर रहा है, उस पे आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है, ये मैटर करता है और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाती है। अगर वो वेबसाइट ठीक प्रॉपरली एडजस्ट होके प्रॉपर सेंस बन रहा है उसका, तो गूगल आपको रिवार्ड करेगा अच्छी एसईओ के साथ। नहीं बन रहा तो गूगल आपको पेनल्टी डालेगा। उसने वजाहत कर दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। तो आप देखेंगे कि एसईओ में इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एसईओ में मैंने जैसे आपको पहले शुरू में ज़िक्र किया था कि एसईओ का काम है कि वो डिज़ाइनर के साथ भी काम करे, डेवलपर के साथ भी काम करे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गूगल खुद कह रहा है। अगर आपका क्लाइंट इस बात पे एतराज़ करे, उसको आप ये सोर्स का लिंक जो मैंने आपको दिया है, तो ये सपोर्ट का लिंक आप उसको दे सकते हैं। उसको बाकायदा मेंशन कर सकते हैं कि गूगल ने ये अपनी वेबसाइट में खुद लिखा है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो आप गूगल से जाके खुद पूछ लें। उनकी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, आपको खुद नज़र आ जाएगा। एक और पॉइंट जो है, गूगल कहता है कि अपनी वेबसाइट को सिक्योर करें।
हमने एसएसएल सर्टिफिकेट की बात की थी कि किस तरह से आप अपने होस्टिंग के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को एचटीटीपीएस यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन आप लॉन्च कर सकते हैं। और गूगल ने इसको भी एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया है ग्लोबली दुनिया भर में। जब भी आप मतलब एसएसएल सर्टिफिकेट जहाँ पर होगा वो अब नॉर्मल कंडीशन बन चुकी है। अब रेगुलर कंडीशन ये है कि एसएसएल है, नहीं है तो आपको बाकायदा गूगल मेंशन करेगा नॉट सिक्योर, जिस पे हम मज़ीद हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि वो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। आपका यूज़र आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और गूगल आपको पेनल्टी भी डालेगा एसईओ की। तो अगेन ये भी डायरेक्ट एसईओ का कोई ताल्लुक नहीं है ऑन पेज ऑफ पेज से। सिक्योरिटी का हमसे एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन गूगल ये कहता है कि आपने सिक्योर करना है, तो अगर नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट डाउन होगी। सो आप ये समझें कि ये भी आप ही का काम है, क्योंकि आपने ये करवाना है, खुद नहीं करेंगे, आप क्लाइंट से कहेंगे, आप डेवलपर से कहेंगे, तो आप ये काम करवाएँगे। ये लिंक मैं आपको दोबारा मैंने आपको दिखाया है, इस लिंक पे जाके आप मज़ीद गूगल की गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी। गूगल ने टेक्निकल चीज़ों के अलावा कंटेंट के ऊपर भी गाइडलाइंस अपनी लिखी हुई हैं कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को बेहतर करेंगे। मैं आपको कुछ मेन टिप्स बताना चाहूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें गूगल फ़ोकस करता है। जिसमें सबसे पहले गूगल का पॉइंट है कि पेजेज़ अपनी वेबसाइट के बनाएँ, यूज़र्स के लिए, गूगल के लिए नहीं। तो वो ये कहता है कि आप इंसानों के लिए पेजेज़ बनाएँ, सर्च इंजिन्स के लिए पेजेज़ ना बनाएँ। अगर आप लोगों को फ़ोकस करेंगे, सर्च इंजिन्स ऑटोमैटिकली आपको रैंक करेंगे। तो ये बड़ी वज़ाहत कर दी है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। अक्सर एसईओज़ भी इस धोखे में रह जाते हैं। अक्सर क्लाइंट्स भी बड़ी अनरियलिस्टिक सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं आपसे या मार्केटर से या एसईओ एक्सपर्ट से कि भई हमें तो ये चाहिए, हमें फ़ोकस नहीं करना। गूगल खुद कह रहा है कि आप यूज़र को फ़ोकस करें, सर्च इंजन को फोकस ना करें। पेजेस आपके सर्च इंजन के लिए नहीं, यूजर्स के लिए बनने चाहिए। ये बड़ा क्लियर मैसेज है और इसमें मेरे ख्याल से कोई बात उसने सारी ख़त्म कर दी है इस एक पॉइंट के अंदर कि अगर आपके यूज़र स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है, पेजेस नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पूरी चीज़ का। दूसरा पॉइंट, गूगल ये कहता है कि डोंट डिसीव योर यूज़र्स। अपने यूज़र्स को चीट मत करें, उनको धोखा देने की कोशिश मत करें। अक्सर आप देखते हैं कि कोई रैंडम सी सेल्स लगा देते हैं वेबसाइट के लोग आएँगे और आके देखेंगे, या डिफरेंट कोई ऐड डिफरेंट दिखाया जाता है या कुछ मैसेज डिफरेंट दिखाया जाता है और वो रिज़ल्ट कुछ और होता है। सर्च में कुछ और पेज बना हुआ होता है और लिखा टाइटल कुछ और होता है, कंटेंट कुछ और होता है। ये सारी धोखा देने वाली चीज़ें हैं। अगर गूगल ने आपको पकड़ लिया, गूगल आपको बड़ी सख्ती से पेनल्टी डालेगा इस चीज़ के ऊपर। वो कहता है कि आप यूज़र्स को अपने धोखा मत दें। अगर आप यूज़र्स को धोखा देंगे, गूगल आपसे फाइट लेगा, तो गूगल यूज़र्स की साइड पे है। तो अगर आप यूज़र्स को फ़ोकस करेंगे, गूगल भी यूज़र्स को फ़ोकस करेगा। उसके बाद वो ये कहता है कि तीसरा पॉइंट ये है कि आप ट्रिक्स जितने भी हैं, जो आपकी रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे, वो सारे के सारे ट्रिक्स आप छोड़ दें। सो बड़ी क्लियर वार्निंग है ये भी कि अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे जो आपकी रिसर्च रैंकिंग्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो गूगल आपको वो अलाउ नहीं करेगा। सो बेसिकली इन शॉर्ट, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने कोई भी 2 नंबर काम नहीं करना, क्योंकि आप गूगल से एक दफ़ा बच जाएँगे, दूसरी दफ़ा बच जाएँगे, तीसरी दफ़ा शायद पकड़े जाएँ। जब आप पकड़े गए तो वो आपकी सारी मेहनत जो कुछ महीनों की, कुछ सालों की थी, वो ज़ाया हो जाएगी। तो अक्सर लोग बड़ी ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ करते हैं और वो क्लाइंट्स को भी वादे करते हैं कि जी हम आपको 6 महीने में रैंकिंग्स दे देंगे। क्लाइंट भी बड़ी अनरियलिस्टिक सी अप्रोच लेके आते हैं कि भैया आप कितने कीवर्ड्स पे काम करोगे और क्या रिज़ल्ट आएगा? ये कौन बता सकता है? ये कोई भी नहीं बता सकता। तो गूगल खुद ये कहता है कि आप ऐसे कोई ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे जो सर्च रैंकिंग को बेहतर करने के लिए या सर्च रैंकिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आपको याद रखें कि मैंने आपको डे 1 से ये बता रहा हूँ कि गूगल के लिए सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये करने में कामयाब हो गए और गूगल ने अगर आपको ये करने दिया, तो गूगल गूगल नहीं रहेगा। गूगल का अगर सर्च इंजन मैनिपुलेट हो गया लोगों से, तो गूगल अल्टीमेटली एज़ अ सर्च इंजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो रैंकिंग में सिर्फ वही लोग ऊपर आना शुरू हो जाएँगे जो अच्छी एसईओ करते हैं। गूगल की न्यूट्रैलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो गूगल ने पूरा एक महाज़ खड़ा किया हुआ है उन लोगों के खिलाफ जो गूगल की रैंकिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि एथिकल रहें, प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस फ़ॉलो करें, गूगल ऑटोमैटिकली आपको ऊपर ले आएगा। तो इससे अच्छी बात ही नहीं है कि आपको 1 नंबर तरीके से आपको गूगल रैंक कर रहा है। 2 नंबर करने की ज़रूरत क्या है? जो कि ईमान के लिहाज से भी गलत है, जो कि गूगल के लिहाज से भी गलत है, और लोग भी आपको इस बात पे बुरा भला कहेंगे। तो एक गूगल बड़ा इंटरेस्टिंगली एक सवाल पूछता है कि आप ऐसा कोई भी काम जिसको आपको बताने में शर्म आए, जो आप अपनी वेबसाइट के लिए या किसी दूसरे की वेबसाइट के साथ करते हैं, वो सारे काम आप ना करें।
तो मतलब ये कि आप ऐसे कोई भी काम जो आपको बताते हुए भी शर्म आ रही हो, या गूगल को एम्प्लॉई आपसे पूछे कि आपने रैंकिंग कैसे ली है, या दूसरे की रैंकिंग आपने उसको ख़राब करने के लिए क्या किया है, अगर आपको उसको बताते हुए झिझक महसूस होगी, शर्म आएगी, अनकंफर्टेबल आप फील करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो काम करें जो आप किसी को बता भी सकें, वो काम ना करें जो आप किसी को बताने के शर्म महसूस करें। फिर गूगल ये कहता है कि अपने कंटेंट को यूनिक बनाएं। तो जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपने यूज़र को देखना है किस तरह से आप यूनिक हो सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करेंगे, वो वैल्यू जो आपके कस्टमर को चाहिए वो क्रिएट करें, और अपने कंपेटिटर से डिफरेंट हट के कुछ करें। तो अक्सर लोग स्ट्रैटेजी ये अपनाते हैं कि जी ये ठीक है, उस्मान की वेबसाइट अच्छी है तो उसको कॉपी कर लेते हैं, तो हम भी वही कर लेंगे जो उस्मान कर रहा है, तो हम भी ऊपर आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि गूगल देख चुका होगा कि उस्मान ने वेबसाइट पहले लगाई थी, तो अब आपने बाद में लगाई है, या आपके कंपेटिटर एक ने अच्छे कंटेंट लिखा था, आपने बाद में लगाया, तो गूगल आपको पेनल्टी डालेगा, उसको नहीं, क्योंकि उसका कंटेंट पहले इंडेक्स हुआ था, आपका बाद में इंडेक्स हुआ था। सो इसी तरह से अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है और आपका कंपेटिटर उसको कॉपी करता है, तो गूगल उसको पेनल्टी डालेगा, क्योंकि आपका कंटेंट पहले इंडेक्स हुआ था और आपने पहले अच्छा लिखा था। तो गूगल ये कहता है कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करें। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये है कि आप डिफरेंशिएट क्रिएट करें, आपकी यूनिकनेस क्या है, क्यों आप बेहतर हैं, क्या आपकी खासियत है जो बाकियों में नहीं है। हर चीज़ की, हर एक की अपनी खासियत होती है। अगर आपके अंदर, आप में भी वही खसूसियात हैं जो दूसरे में खसूसियात हैं, जो बाकी 10 वेबसाइट में खसूसियात हैं, तो मैं क्यों आपके पास आऊँगा, मैं बाकियों पे क्यों नहीं जाऊँगा। तो वो खसूसियत क्या हो सकती हैं? वो आप सस्ते हो सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, आप डिफरेंट हो सकते हैं, आप यूनिक हो सकते हैं, आप यूज़र फ्रेंडली हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतर बनाती हैं, और अब आपने देखना है कि आपके बिज़नेस किस तरह का है, और आप टेक्निकली या डिजिटली आप कैसे अपने आप को यूनिक बना सकते हैं। ये चीज़ें बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी बड़ी मैटर करती हैं कि आप ना सिर्फ वेबसाइट की बात हो रही है, बल्कि बिज़नेस बिज़नेस सर्विसेज़ की भी बात हो रही है। आप कैसे सेम चीज़ें डिफरेंट एंगल से दे सकते हैं। आप क्या एक्स्ट्रा ऑफ़र दे रहे हैं, आप क्या एक्स्ट्रा यूज़र वैल्यू दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगेन गूगल बड़ा ब्रॉड या ओपन एंडेड ओपिनियन देता है। इसमें हमें क्लैरिटी नहीं है कि गूगल स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि जी आप यूज़र फ्रेंडली बनाएँ, आप यूनिक करें। तो यूनिक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब यूनिकनेस के आइडियाज़ अगर आप लिखने बैठे हैं, तो आप हज़ार तरीक़ों से यूनिक हो सकते हैं, कि आप डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें मेहनत करने को तैयार हैं। और ये सारी चीज़ें अगेन आप इस लिंक्स पे जाके मज़ीद पढ़ सकते हैं, आपको इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट मिलेंगे। मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बताए हैं। ये गूगल खुद कहता है कि यूज़र को हेल्प करें, यूज़र को आप हेल्प करेंगे तो गूगल आपको हेल्प करेगा।